तो हम लोग पिछले भाग में अनुच्छेद नंबर 109 तक खत्म किए थे। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग 110 से। तो ये 110 नंबर क्या है? अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा। ये परिभाषा क्या देता है कि इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध है, अर्थात क किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन। ख भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन। फिर ग भारत की संचित निधि या आकस्मिकता, निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना। जो भारत का आकस्मिक निधि या संचित निधि है उसमें से क्या होता है ना कि निधि की अभिरक्षा यानी कि उसकी किसी धन जमा करना है उसमें धन निकालना, ये धन विधेयक। ग है भारत के संचित जो निधि में से धन का विनियोग। ड़ है किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर आधारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना। फिर च है भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखे मध्य धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की समीक्षा, ये सब परीक्षा। या छ उपखंड क के उपखंड छ में विनिर्दिष्ट किसी विषय का आनुषंगिक कोई विषय है, यानी कि जो क से लेके च तक बताया गया उसमें सभी विषय हो। फिर दूसरा, कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग या उनमें संदाय का उपबंध करता है, अथवा इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। फिर इसके बाद 4 नंबर आता है, जब धन विधेयक अनुच्छेद 109 के अधीन राज्यसभा को पारित किया जाता है और जब वह अनुच्छेद 111 के अधीन अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब प्रत्येक धन विधेयक पर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित प्रमाण पृष्ठांकित किया जाएगा कि वह धन विधेयक है। फिर 111 नंबर, विधेयकों पर अनुमति। जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। परंतु
राष्ट्रपति के अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस धन विधेयक को, यदि धन विधेयक नहीं है तो सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि वह विधेयक पर या किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करें अथवा विशिष्टता या किन्हीं ऐसे संशोधनों के पूरा स्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिनकी उसमें अपने संदेश में सिफारिश की है, और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब सदन विधेयक को तदनुसार पुनर्विचार करेंगे, और यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधित सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। फिर वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया है। 112 नंबर अनुच्छेद है वार्षिक वित्तीय विवरण। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकृत प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। दूसरा, वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए हुए व्यय के प्राक्कलनों में इस संविधान में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियों और भारत की संचित निधि में से किए जाने के लिए प्रस्तावित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशि पृथक पृथक दिखाई जाएगी और राजस्व खेमे लेखे होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जाएगा। तीसरा नंबर है निम्नलिखित व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होगा, अर्थात क राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ता। ग है ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय है। फिर घ है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेह वेतन भत्ते और पेंशन। घ का पॉइंट 2 फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेह पेंशन। फिर इसके बाद तीसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में दी जाने वाली पेंशन जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है या जो भारत डोमिनियन के राज्यपाल वाले प्रांत के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय अधिकारिता का प्रयोग करता था। ड है भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक को या उसके संबंध में संदेय वेतन भत्ते और पेंशन। च है किसी न्यायालय या मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचायत की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियाँ। फिर 6 कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है।
तो आज के लिए इतना। अगले पेज में हम लोग मिलेंगे 113 से। तो आज के लिए बस इतना ही, सेशन एंड करते हैं। तो आप सभी लोग का अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।